बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंतर्गत हमने जो देख लिया था कि इस पाठ्यक्रम में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मानव विशिष्टता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, समग्र विकास के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है, और सहयोग के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ इसमें जो विकास की कड़ी होती है उसे निरंतरता का सिद्धांत, विस्तार का सिद्धांत, इन सब चीजों पे जो 7 पॉइंट थे इन पे हम चर्चा कर चुके थे। अब जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है हमें समायोजन के सिद्धांत के ऊपर। समायोजन से तात्पर्य होता है कि आप किन परिस्थितियों में किस तरीके से एडजस्ट करके रखते हो, आप किस परिस्थिति में किस तरीके से ढलते हो, आपके जो परिस्थिति के अनुरूप ढलने की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं समायोजन। जहां एक व्यक्ति व्यक्ति से समायोजन करता है, एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से समायोजन करता है, और एक व्यक्ति जहां अपने जो एटमॉस्फियर है उस एटमॉस्फियर से समायोजन करता है। तो यहाँ मुख्यतः जो 3 प्रकार का समायोजन व्यक्ति को सिखाया जाता है, जिसमें से पहले नंबर का जो समायोजन होता है वो समायोजन माना जाता है कि जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे समायोजन करता है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे हमारी लड़ाइयां जो होती हैं घर में, यदि हम रहते हैं ना, घर में जो हमारी लड़ाई होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्यों होती है? क्योंकि घर में जैसे मान लो हम 4 सदस्य रह रहे हैं तो चारों सदस्यों का आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता, और जब हमारा आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता तो लड़ाइयां होना चालू हो जाती हैं। वो कब तक होती रहती है कि जब तक हमारा उनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता है। जहां हम सोच लेते हैं ना कि चल भाई तेरी बात हम मान लेते हैं, भाई तू बड़ा है मैं छोटा हूं, ये एडजस्टमेंट हो गया। क्योंकि आप जब तक परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं या जब तक आप लड़ने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां उतनी ही उलझती जाती हैं। एक आदमी आया और उसने आके हमें गालियां दी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है कि लड़ना है। वो व्यक्ति आया और उसने देखा कि इसने मुझे गालियां दी हैं, उसने जाके दूसरे व्यक्ति की आंख फोड़ दी। अब तो शांति हो जाएगी ना ममता? हम अपना प्रतिकार ले लेते हैं, हम अपना बदला ले लेते हैं, क्योंकि इसने मुझे गाली दी, मैंने इसकी ना हाथ पैर तोड़ दिए, हमने इसकी ना आंख फोड़ दी। अब तो नहीं देगा ना गाली, हमने उसकी जीभ काट दी, अब तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हुई? नहीं दीपिका, हुई सर, और बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी भाई? हमने तो अपना वो ले लिया ना इंतकाम, अब कहाँ दिक्कत है? अब तो काम हो गया ना, आपने मुझे पर गाली दी, ईंट का जवाब मैंने समायोजन पत्थर से नहीं दे दिया। होगा। क्यों नहीं होगा, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। क्योंकि आपने पर आपने जब समायोजन आपने नहीं उसके हाथ करेगा। पे, हाँ ना, जब मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मान लो आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है ना, वो अपने घर पे जाके भी तो लोग बताएंगे ना कि भाई वो वहां गए थे और हमारे हाथ पैर उसने तोड़ दिए, हमारी आंख फोड़ दी। तो उनके जो सपोर्टर होंगे, वो उनके घर के जो सदस्य होंगे, वो तुमसे फिर से लड़ने आएंगे। यदि तुम्हारे यहाँ से कोई कच्ची कड़ी मिलेगी, वो उसे तोड़ के चले जाएंगे। आप जब इनको लोगे, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने लिखा है ना, आंख के बदले यदि आंख ली जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। क्यों लिखा? क्योंकि यदि आप परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हो, समायोजन नहीं करते हो, तो आप किन किन से और कब कब इंकलाब जिंदाबाद बोल के अपना काम चलाओगे? किन किन परिस्थितियों से आप लड़ोगे, किन किन परिस्थितियों से आप उलझोगे, किस किस व्यक्ति से? क्योंकि हमारे चारों ओर जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसमें से 90% व्यक्ति तो हमारी टांग खींचने वाले ही हैं। 10% लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, केवल 10% लोग। बाकी के 80-90% लोग क्या करेंगे? लेग पुलिंग ही करनी है उन्हें, वो हमारी टांग खींचने वाले हैं। और ऐसे व्यक्तियों के बीच में ही हमें रहना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब यदि ये व्यक्ति ना हमारी लेग पुलिंग करता है ना तो हम गांव छोड़ के कहीं और बस जाएं, यहां से ले जंगल में जाके रहने लगे। पॉसिबल नहीं है ना कि आप जंगल में जाके निवास कर लो। क्योंकि जो हमारी परस्पर सहयोगिता है, परस्पर जो कॉपरेशन है, वो तो हमारा और आपका, आपका और हमारा एक साथ मिलके चलता है। हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर को सब्जी वाले की आवश्यकता पड़ती है, सब्जी वाले को किराने वाले की आवश्यकता पड़ती है, और हम सबको मिलके ना सफाई वाले की आवश्यकता पड़ती है।
तो समायोजन तो हमें करना पड़ेगा। हम माने परिस्थितियों से बचकर भाग नहीं सकते, परिस्थितियों के हम गुलाम हैं, व्यक्तियों के हम परस्पर निर्भरता के साथ रहते हैं। अब यदि मान लो हम उनसे एडजस्टमेंट नहीं करते तो कितने लोगों से लड़ सकते हो आप? दीपिका, कितने लोगों से लड़ सकते हो? कब-कब लड़ सकते हो? एक दिन तो ऐसा आता है ना, कैसा लगता है यार कहाँ आके मैं फँस गया इन नारकी जीवों के बीच में। 24 घंटे लड़ते रहते हैं। गायत्री, ऐसे ही होता है ना? नहीं 24 घंटे हम लड़ हमारे सकते हैं टाइम क्या? नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। है ना? तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या करना? ऐसी परिस्थितियों में समायोजन करना चाहिए। देखो एक देश ऐसा है, इराक है, जिसमें आपने सुना होगा, सीरिया है। यहाँ के हर एक व्यक्ति लड़ाकू है। मतलब 5वीं क्लास माने 5वीं साल माने बच्चा बंदूक उठाने के लायक हो जाए 5th क्लास में, वहां से उसे बंदूक उठाकर हाथ में थमा दी जाती है। बेटा जो तुमसे कुछ बोले जाके ढा कर देना, बाकी का हम निपट लेंगे। पता है सीरिया का, इराक का क्या हाल है? कभी कभी टीवी पे इराक और सीरिया की जब पिक्चर दिखाई जाती है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 6-6, 8-8, 10-10 खंड की, उसमें एक दीवार ऐसी बाकी नहीं है जहां गोलियों के निशान ना हो। वीरान हो गए नगर के नगर। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं किया। उन्हें लगता है ये व्यक्ति ना मुझे 2 बातें सुना के गया है ना, मारो जान से, इनको खत्म करो। हम किसी की नहीं सुन सकते हैं। यही कारण है पूरा का पूरा इराक माने सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने की क्षमता पूरे विश्व में यदि किसी के पास है तो वो इराक है। और वो इराक तबाह, अनेक शहर वहां के तबाह हो गए। कारण है कि वहां उन्होंने एडजस्टमेंट करना नहीं सीखा। और यदि हम भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति का परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति का क्या बोलते हैं अपने वातावरण के प्रति यदि एडजस्टमेंट करके नहीं चलते हो, समायोजन नहीं करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहां आप समस्यात्मक हो जाएंगे। देखो अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि ऑक्सीजन की कमी चल रही है हर जगह। देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि हमें 100 टन, अकेला इंदौर में 100 टन ऑक्सीजन चाहिए है और 70 टन हमें मिल रही है। देखा गायत्री, आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में? कल परसों से यही इंफॉर्मेशन सारी की सारी टीवी और उस पर दिखाई दे रही है। हाँ सर, आप न्यूज में सोचो, देखा था। आप सोचो कि मान लो अभी तो कुछ लोग इफेक्टेड हैं और ऑक्सीजन की कमी हो गई, और एक व्यक्ति उसमें लिखा है इतने लीटर ऑक्सीजन लेता है पर डे। गीतांजलि मैडम के उस पर डला हुआ है आज के स्टेटस पे कि एक व्यक्ति इतने किलोग्राम या इतने लीटर ऑक्सीजन लेता है। और सोचो हमारे चारों तरफ यदि ये जो पेड़ है ना, प्रकृति है, ये ऑक्सीजन हमें फोकट में देती, फ्री में देती है, 1 रुपए नहीं लेती बात में। और हम उन्हीं पेड़ पौधों को काटते जाते हैं और अपने घर और अच्छा और अच्छा और अच्छा रोड सड़क सब बनाते जा रहे हैं। सोचो एक डॉक्टर के प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता है, फिर भी वो पैसे ले रहा है हमसे। जो डॉक्टर है ना, उसके प्रति हम कितना आभार दिखाते हैं, सर आपके ही कारण हमारी जान बची हुई है। और उसकी बात सोचो कि साहब कितना कितना योगदान दे रहे हैं वो पेड़। 24 घंटे हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, 24 घंटे। और नहीं कराएं तो आप जबरदस्ती करवा लोगे? दीपिका, आप जबरदस्ती करा सकते किसी पेड़ से, बेटा तुझे तो ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी क्योंकि हम तुझे पानी देते हैं, तू मुझे ऑक्सीजन देगा? करा सकते हैं? नहीं नहीं। सर। तो यदि हम इसी तरीके से पेड़ों माने अपने पर्यावरण के प्रति एडजस्टमेंट करना नहीं सीखे, वो शिक्षा हमने बच्चों को नहीं दी जिसके कारण से एडजस्टमेंट होता है, तो सोचो क्या होगा इन फ्यूचर, क्या होगा। इसीलिए इसको हम जो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाते हैं कि बच्चे एडजस्टमेंट करना सीखें। जो परिस्थितियां हैं हर एक चीज के लिए ना, क्या तहस नहस करना, हर एक चीज को तोड़ फोड़ करना, हर एक के प्रति इंकलाब बोलना, ये कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम अपने बच्चों को अपनी शिक्षा के द्वारा समझाना है। इसीलिए जो
हम करिकुलम डिसाइड करते हैं, उस करिकुलम में समायोजन को मुख्यतः देते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है, हालांकि यह सच है कि गाइडेंस या मार्गदर्शन किसी व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को छूता है। यह मनुष्य मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें घर, स्कूल, समाज और व्यवसाय में उसका समायोजन के साथ है। इसमें केवल एक ही चीज की बात कही है कि वो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के प्रति घर, स्कूल, समाज और व्यवसाय, इनके प्रति कैसे समायोजन करता है। आप थोड़ा सा इसको ब्रॉड सोचो तो ये तीनों प्रकार से समायोजन करना है। हमें व्यक्ति के प्रति समायोजन करना है, व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति समायोजन करना है, व्यक्ति का अपनी परिस्थितियों के प्रति समायोजन करना है। बाकी की सारी चीजें, माने पर्यावरण तो अपने आप में समायोजित है। यदि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं तो एकदम पूरा का पूरा हर एक चीज पर्यावरण के पास है कि वो सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप को समायोजित करता रहता है। आपने वृक्ष लगाया ना, वृक्ष का पत्ता नीचे गिरता है, वही खाद बन जाता है और उसको प्रोटीन देने लगता है। बारिश होता है, बारिश होती है तो पेड़ अपने आप में ही इतना जल स्टोरेज कर लेते हैं कि 1 साल तक उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखो, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, कौन पानी देने के लिए जाता है? दीपिका, देखा है किसी व्यक्ति को पहाड़ के ऊपर पानी देने के लिए गया हो? नहीं सर। जाते होंगे लोग, और वो जीते हैं ना। इतनी तेज गर्मी होती है, जहां हमारे गमले के पेड़ ना मुरझा जाते हैं। जो गमले में हम कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो ये मुरझाते जाते हैं। सुबह आपने पानी नहीं दिया या शाम को पानी नहीं दिया तो शाम को ऐसे बिल्कुल उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। वहां देखा है आपने किसी पेड़ के पत्ते कुमला जाते हो, सिकुड़ जाते हो, ऐसी कोई दशा बनती है? और वहां कोई पानी देने भी नहीं जाता, तो भी प्रकृति अपने आप में इनको सुनियोजित कर लेती है, अपने आप में इनको व्यवस्थित कर लेती है और वो जीते रहते हैं और उन्हीं से वहां पर बारिश होती है और वो सारी की सारी प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो प्रकृति तो अपने आप में समायोजित है, एडजस्टमेंट करके चलती है। वहीं से खाद मिल जाता है उसको, वहीं से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, वही पानी ले लेते हैं, उस पानी से पुनः वो पूरी पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं। पर्यावरण के प्रति, और दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है तो वो है व्यक्ति का अपनी परिस्थितियों के प्रति। वातावरण अपने आप में एडजस्टमेंट किए हुए है। आप इतना क्या बोलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो, 24 घंटे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं, हम वायु प्रदूषण करते हैं, हम पृथ्वी प्रदूषण करते हैं, हर एक चीज प्रदूषित करते हैं। पर आपको पता है ये अपने आप में ही सब एडजस्टमेंट करते जाते हैं। आप इतना कार्बन यूज कर निकालते हो ना, पेड़ पौधे उसको खींचते रहते हैं, जितना उनमें कैपेसिटी है उतनी। आप गंदा करते हो तो सब जगह गंदा गंदा गंदा, फिर भी प्रकृति अपने आप में एडजस्टमेंट करके उसको कन्वर्ट कर देती है। जैसे कोई गाय ना गोबर करती है ना, तो 3 4 5 6 8 दिन बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रकृति अपने आप में सब काम करती जाती है, लेकिन मनुष्य जहां पहुंच जाता है वहां एडजस्टमेंट करना प्रकृति को भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम हर एक चीज का दोहन करना चालू कर देते हैं, है ना। तो इसी चीज के बारे में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इस तरीके से यदि एडजस्टमेंट करना हम नहीं सीखते हैं तो फ्यूचर हमारा बर्बाद होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत। जो पाठ्यक्रम हमने तैयार किया हुआ है या तैयार कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें इस विषय में ध्यान देना होता है कि आखिर हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। जैसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मान लो आज हमारी आवश्यकता कंप्यूटर शिक्षा की है, तो पूरे पाठ्यक्रम में आपको कंप्यूटर शिक्षा ही मिलेगी। मैंने बीए कंप्यूटर, बीकॉम कंप्यूटर है, बीएससी कंप्यूटर है, बीएससी प्लान है कि नहीं। टीचर्स की नियुक्ति करते हैं तो कहते हैं आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता, प्रतीक्षा पूछा जाता है ना हमसे। यदि हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो ये हमसे पूछा जाता है, भाई आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर चला सकते हैं? बोले नहीं सर मुझे पढ़ाना आता है। अरे वो ठीक है, पढ़ाना आता है वो सेकेंडरी है, आप अपना काम कंप्यूटर पे कर सकते हो ना। आप कहते हो हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको जॉब दी जाती है। मैंने विषय पढ़ाने के साथ कंप्यूटर, तो वो जो आप देखो ना, जिस भी कोर्स को आप करने जाओ
इवन कि अब नर्सरी में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसे 700 से 1000 रुपए कंप्यूटर के लिए दिए जाते हैं फीस के रूप में। लगता है ना किस बात का है? बच्चा कंप्यूटर सीखेगा, पेरेंट्स उसे खुशी खुशी इतना रुपए पे करते हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता की डिमांड है कि ये जो वर्तमान सिनेरियो जो चल रहा है उसमें आपको कंप्यूटर सीखना है। तो इसीलिए जो करिकुलम हम डिसाइड करते हैं, जो करिकुलम बनाया जाता है, उस करिकुलम में व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करिकुलम तैयार किया जाता है। यदि उस करिकुलम से व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती हैं, मान लो जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे मान लो आपको चाहते हो कि मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है, लोगों को प्रबंधित करना, परिस्थितियों को प्रबंधित करना, ऑफिस को प्रबंधित करना, ये चीजें आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मैनेजमेंट का कोर्स करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, यही करोगे ना कि संस्कृत पढ़ना चालू करोगे? गायत्री क्या करोगे आप? बोलते ना सर हमें यदि मैनेजमेंट पढ़ना है ना तो हम एमबीए करेंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो आप एमबीए करोगे। यदि नहीं आपको समाज सर। की सेवा करना अच्छा लगता है, डॉक्टर माने क्या कहना, दवाई देना अच्छा लगता है, लोगों के संपर्क में बने रहना अच्छा लगता है, तो आप क्या एमबीए कर लोगे कि नहीं। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनोगे ना? हाँ तो सर। यदि आप डॉक्टर बन रहे हो तो वो आपकी आवश्यकता है, तो आप कोर्स भी वही चूज करते हो जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जो कोर्स आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, आप उस कोर्स में जाते ही नहीं हो। बात समझ में आ गई है ना? इसीलिए इसमें लिखा है व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जब हम कोई भी पाठ्यक्रम बना रहे होते हैं तो हम मान लो हम नए सीखिया है, इससे पहले हमने कभी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया, ऐसी परिस्थिति हमारी है, तो ऐसी दशा में हम पहले जाके ना पायलट स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की आवश्यकता जानते हैं, उनके पेरेंट्स की आवश्यकता जानते हैं, स्टूडेंट के मनोतव्य को जानते हैं कि इनका मंतव्य क्या है, ये क्या पढ़ना चाहते हैं, इनको क्या बनना है। फिर जाने के बाद हम उनके अनुरूप ही वो सारे के सारे कंटेंट अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। पहले लोग ना गांव में रहते थे, है ना, तो वहां स्विमिंग नहीं सिखानी पड़ती थी, बच्चे खुद ब खुद स्विमिंग सीख जाते थे। कोई कुआं में जाके सीखता था, कोई नदी में जाके सीखता था, कोई जो वहां के छोटे मोटे नाले होते थे ना वहां जाके स्विमिंग सीख लेते थे। यदि हम अपने दादा परदादाओं की बात करें ना तो इनके लिए पैसे देकर किसी ने स्विमिंग नहीं सीखी है। कौन सिखाता था इनको स्विमिंग? परिस्थिति सिखा देती थी। उन्हें स्विमिंग के लिए पे करना पड़ा नहीं है, आज तक उन्होंने पे नहीं किया कि साहब हमें स्विमिंग सीखना है इसलिए हम पे कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को। अब आप सोच लो, दादा मतलब दादा या हमारे पिताजी थे, इन्होंने स्विमिंग सीखी है पर स्विमिंग के लिए 1 रुपए पे नहीं किया क्योंकि इनको परिस्थितियों ने वहां सिखा दिया, वहां आवश्यकता थी, उन्होंने सीख ली। और यदि हम अपने बच्चों को देखें तो हमने कहा कि साहब क्या स्विमिंग करने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और हम स्विमिंग नहीं कर सकते तो हम इसके लिए पे करते हैं, हम इसके लिए पे करते हैं, साहब ये पैसे ले लो हमसे और हमें स्विमिंग सिखा दो। हम पैसे पे करते हैं, पे करने के बाद स्विमिंग सीखते हैं, ये हमारी दशा है। समझे आप? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब जाना कि यदि आपको टोटल बॉडी की एक्सरसाइज करना हो तो आपको स्विमिंग करनी चाहिए क्योंकि उसमें हाथ पैर एक एक अंग की टोटल एक्सरसाइज हो जाती है। आपने देखा ना डांस करने से एक्सरसाइज पूरी हो जाती है तो लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। हमें लगा ना कि यदि नाचने से हमारा करियर ठीक हो सकता है, डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, तो उसमें देखो कितना मान है, कितना लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं, कितने अच्छे से आपको सम्मान देते हैं। तो हमें लगा चलो भैया अब अपन ना डांस करना सीख लेते हैं। हमारी आवश्यकता हुई ना, इसके कारण से मार्केट में डांस क्लासेस चल रही हैं। हमारी आवश्यकता हुई ना, इसके कारण से स्विमिंग पूल चल रहे हैं। हमारी आवश्यकता हुई तो बड़े बड़े आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाए गए जिसमें जाकर व्यक्ति पे करता है और वहां पे खेल कर आता है। समझ में आ रही ना बात?
यदि हमारी विद्यालय इन सब चीजों को देता है तो लोगों का झुकाव इस ओर आ जाता है। और यदि विद्यालय इन सब चीजों को वो नहीं देता है, पढ़ने के संबंध में हो, खेल के संबंध में हो, लोगों के व्यवहार करने के संबंध में हो, तो फिर हम अलग से पे करके वो सारी की सारी चीजें सीखते हैं। जैसे मान लो आपको इंग्लिश सीखना हो और आपने आज तक इंग्लिश, माने आपने जो कोर्स किया उस कोर्स में आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया गया, ऐसी परिस्थिति में दीपिका आप क्या करोगे? हम पे करते हैं, करते हैं ना? जो इंग्लिश स्पोकन कराते हैं ना उसके पास जाते हैं, उसको हम पे करते हैं। पे करने के बाद माना 1,500 2,000 5,000 जो भी वो फी लेता है, उस फी को पे करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि इट्स अवर इंडिविजुअल नीड, ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता बन जाती है। तो इसीलिए जब हम पाठ्यक्रम को अच्छा बनाते हैं, रेलिवेंट बनाते हैं, तो उस पाठ्यक्रम में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है ना? इसके अंतर्गत देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मूल्य, सम्मान और सम्मान की पहचान के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है कि व्यक्ति किस तरीके से सम्मान, देखो अभी क्या है ना कि हम सब लोग क्या वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा हमें पता नहीं। 2400 घंटे हम कंपटीशन में सोचते हैं, मेरी सिस्टर मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरा पड़ोसी मेरा फ्रेंड मुझसे आगे नहीं निकल जाए, मेरी सामने दुकान वाला मुझसे आगे ना निकल जाए, यही चलता है ना। इससे हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। फिर हमने सोचा यदि इसी तरीके से हम लड़ मर गए तो फिर जिस लिए हमने जन्म लिया था वो काम कैसे करेंगे हम? किस तरीके से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी? किस तरीके से हम अपना सम्मान प्राप्त करेंगे? है ना? इसीलिए अब इसका जो सिनेरियो था ये चेंज किया। अब हमें मूल्य शिक्षा दी जाती है, सम्मान के बारे में सोचा जाता है, बड़ों के सम्मान के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है। वरना आज के 20 साल पहले ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हुआ करती थी। गुरुजी का सम्मान हम बड़े सम्मान के साथ करते थे, माता पिता का सम्मान, पूरी जायदाद भी यदि दांव पे लग जाती थी तो भी जायदाद दांव पे लगाकर अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करते थे। अब सिनेरियो चेंज हुआ तो हमें वो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। हम क्लास में जाने से पहले ना बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप कल जब क्लास में आओगे उससे पहले अपने माता पिता के पैर छू के आना है, अपने दादा दादी के पैर छू के आना है, अपने गुरुजनों की आज्ञा माननी है। ये मूल्य हमें अब सिखाए जाने लगे, सिखाने पड़ रहे हैं। क्यों सिखाने पड़ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे व्यवहार से खत्म हो गई हैं। और यदि ये खत्म हो रही हैं और इनकी आवश्यकता है तो हम उन्हें अपने पाठ्यक्रम में जगह देते हैं, उन्हें हम उस तरीके से मोटिवेट करते हैं जिसके आधार से आप उनको सीख सकें, उनको अपने व्यवहार में प्रयोग कर सकें। इसलिए हम इसके लिए तैयार करते हैं हमेशा के लिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, इन सब चीजों के चुनाव करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सम्मान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जब हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे होते हैं तो देखो सभी विद्यालयों में एक जैसा पाठ्यक्रम होने पर भी इसकी जगह हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से पाठ्यक्रम तैयार कर लिया और फिर उसमें भी बहुत सारी धांधली होने लगी, है ना? उसकी अपन चर्चा नहीं करते हैं। पर ये जो पाठ्यक्रम था ना, ये पाठ्यक्रम को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या कंटेंट रखना है, इन सब चीजों पर विशेष जोर दिया जाने लगा और अभी भी दिया जाता है। अभी भी अच्छे विद्यालय जो नामी चीन विद्यालय है ना, ये अभी भी माता पिता का बच्चों की आवश्यकताओं का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि आखिर वर्तमान में जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, आखिर माता पिता क्या चाहते हैं मेरा बच्चा क्या पढ़े हमारे यहाँ, और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने पाठ्यक्रम इन सब विशेषताओं के आधार से तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद उस पाठ्यक्रम को हम जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजते हैं कि देखिए हम अपने विद्यालय में ये पाठ्यक्रम लागू करना चाहते हैं और उसको समर्थित करने के लिए हमने ये कंटेंट अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है या इन इन चीजों को हम अपने पाठ्यक्रम में रख रहे हैं।
तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपना मार्गदर्शन देते हैं कि देखो आपने ये कंटेंट लिया है, पर इस कंटेंट को पढ़ाया नहीं जा सकता है, आप इस कंटेंट को सक्षम नहीं है कि आप पढ़ा सको। इसके लिए वर्तमान में ये चीजें आवश्यक है और इसके लिए आपको इतना व्यय करना पड़ेगा, इसके लिए इतना मैन पावर चाहिए पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको ऐसी परिस्थितियां चाहिए पड़ेंगी, क्या आप ये सब चीजें देने के लिए तैयार हैं? विशेषज्ञ उस पर राय देते हैं, यदि ये चीजें हैं तो आपको ये पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, और यदि ये चीजें नहीं है तो ये पाठ्यक्रम आप लागू नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो जो विशेषज्ञों की राय होती है, उस विशेषज्ञों की राय को भी प्राथमिकता दी जाती है और उसके आधार से हम पाठ्यक्रम को संचालित करते हैं या उस पाठ्यक्रम को बनाते हैं, दिखाते हैं, उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसमें जो विशेषज्ञों की राय है ये महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव प्रधान होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस विषय में, ताकि वो आपको गाइड कर सकें, वो आपको मार्गदर्शन दे सकें। ठीक है ना? तो विशिष्ट और गंभीर मार्गदर्शन समस्या को उन व्यक्तियों को संदर्भित किया जाना चाहिए जो अपने विषय में या विशेषज्ञ की राय के लिए समायोजन के विषय क्षेत्र में या विषय क्षेत्र से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि जो उन परिस्थितियों में या जो उस विषय से, जो उस कंटेंट से परिचित हैं, ऐसे व्यक्तियों की राय का समायोजन आपके पाठ्यक्रम में भी किया जाना चाहिए। आप किसी विद्यालय के ऑनर हैं, आप किसी विद्यालय के मालिक हैं, और आपने अपने हिसाब से यदि किसी कंटेंट को या किसी पाठ्यक्रम को या किसी और विषय वस्तु को अपने करिकुलम में स्थान दिया, तो उस करिकुलम को वास्तव में जो विशेषज्ञ लोग हैं ये चाहते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और यदि वो उस चीज को मना करते हैं तो फिर हम उस पाठ्यक्रम में उस विषय वस्तु को नहीं रखते हैं, और यदि इसके बावजूद भी हम रख रहे हैं तो उसका खामियाजा जो होता है, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट भी हमें फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें आपने ऐसी चीजें देखी होंगी जिनको हम लागू तो कर देते हैं, लेकिन 1 साल के बाद वो पाठ्यक्रम खत्म करना पड़ता है या उसको पाठ्यक्रम से हटाना पड़ता है या उसको हमें फिर मॉडिफाई करना पड़ता है। कारण क्यों मॉडिफाई करना पड़ा आपके लिए? इसके पीछे इसलिए मॉडिफाई करना पड़ता है क्योंकि आपने उस समय विशेषज्ञों की राय नहीं मानी, आपने अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करने की कोशिश की, इसके लिए आपको फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं उसमें विशेषज्ञों की राय को भी प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 नंबर का है कि मूल्यांकन का सिद्धांत। इस मूल्यांकन के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो जो चीजें हमने अपने पाठ्यक्रम में डिसाइड की हैं वे सारी की सारी चीजें वैल्यूएबल होनी चाहिए, उनका हम एवेल्युएशन कर सकें इस तरीके की होनी चाहिए। हम ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसी चीजों को नहीं रख सकते हैं जिनका कोई भी किसी भी तरीके से मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है, जिनका मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता है, उनको हम रख नहीं सकते हैं, हम उन्हें देते नहीं हैं। अथवा पाठ्यक्रम में हमने जो जो चीजें ली हैं उनको हम 1 साल में उसका प्रयोग करके देखते हैं, इस पर बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका बच्चों के पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका वो इफेक्ट देखते हैं। जैसे आपने देखा ना इंदौर के बारे में, यदि मैं आपसे बात करूं तो इंदौर में सबसे नंबर 1 का जो स्कूल है बच्चों का वो कौन सा है? आप बताओगे दीपिका? सर नहीं पता। आप इंदौर से हो? सर इंदौर से ही हूँ लेकिन नहीं दीपिका पता। आप कहाँ के अच्छा, किसी को है पता? 1 2 3 कोई भी स्कूल का नाम बोलो, डीपीएस का नाम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिशु वो क्या शिशु कुंज का नाम बता सकते हो आप, है ना? श्री राम, जो आपको आता है आपने वो बताया है ना। और उससे आप पूछते हैं कि इसकी जो शिशु कुंज स्कूल है इसकी फीस कितनी है फर्स्ट क्लास की, तो पता लगा इसकी फर्स्ट क्लास की फीस 1,14,000 रुपए है। 1 साल की फीस 1,14,000 रुपए है। कंबड़ हो सकती है, मुझे नहीं पता। ठीक है? और जो हमारे गली में स्कूल है ना उसकी फीस कितनी है?
तो पता लगा उसकी फीस जो है ना वो 10,000 रुपए साल की है अथवा 20,000 रुपए साल की है। तो कोई व्यक्ति डीपीएस में पढ़ाने के लिए अथवा शिशु कुंज में पढ़ाने के लिए क्यों जाएगा, 1.5 लाख रुपए क्यों पे करेगा? इसके पीछे क्या कारण होगा? तो इसका ये कारण होता है कि यहाँ देखो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो वैल्यूएशन करते हैं, मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ने गया है या मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, और एक जो हमारे गली में जो स्कूल है उसमें फला का बच्चा पढ़ता है, दोनों में कितना ज्ञान हो रहा है, दोनों कितना पढ़ रहे हैं, दोनों में कितनी प्रतिभा का विकास हो रहा है, दोनों की समान उम्र समान क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी इनको कितना आता है और इसको कितना नहीं आता है, इस चीज का वैल्यूएशन करते हैं ना पेरेंट्स। देखो ये देखो वो छाप अलग दिखती है कि ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और ये देखो अभी भी उसमें कोई विकास नहीं हुआ है जिस तरीके का विकास होना चाहिए। इसका मतलब है ये प्रति समय वैल्यूएशन किया जाता है। तो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का मूल्यांकन करते हैं प्री और पोस्ट दोनों के हिसाब से उनके नॉलेज, क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्या कहना चाहिए साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल तो नहीं करते हैं, पर जो उनका बिहेवियरल प्रैक्टिकल होता है ये बिहेवियरल प्रैक्टिकल वो हमेशा बच्चों का करते रहते हैं। देखो इसको पिछले साल इतना आता था और इस साल कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जैसे पेरेंट्स वैल्यूएशन करता है ऐसे टीचर वैल्यूएशन करते हैं, टीचर्स का और स्टूडेंट का वैल्यूएशन प्रिंसिपल करता है, टीचर स्टूडेंट और प्रिंसिपल का वैल्यूएशन मैनेजमेंट करता है, और ये सारी की सारी जो वैल्यूएशन की प्रोसेस है ये हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि यदि हम वैल्यूएशन करना छोड़ दें तो फिर वो सारी की सारी प्रोसेस शून्य हो जाएगी, उनका पढ़ना लिखना शून्य की ओर आ जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यूएशन करने वाला ही नहीं है। तो हम अपना जो 100% देने का काम था ये क्यों करेंगे? जो हमारे टीचिंग की प्रभावशालीता थी वो प्रभावशालीता या प्रभावशीलता को खत्म कर दिया जाता है। आपको 4 पीरियड लेना है तो 4 पीरियड की जगह 1 पीरियड ले लेते हो, पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। इसी कारण से हम जो किसी भी पाठ्यक्रम को लागू करते हैं उस पाठ्यक्रम का सभी ओर से वैल्यूएशन करते हैं। एक स्टूडेंट के द्वारा फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट का मूल्यांकन करते हैं, पेरेंट्स के द्वारा फीडबैक लेते हैं, उनसे अपने बच्चों का मूल्यांकन कराते हैं, पीयर ग्रुप मूल्यांकन किया जाता है, उसका सोसाइटी से मूल्यांकन किया जाता है, और इस तरीके से हम पाठ्यक्रम को इस तरीके का निर्धारित करते हैं। नंबर 12 नंबर पे आता है हमारा जिम्मेदारी का सिद्धांत, और इस जिम्मेदारी सिद्धांत में आप समझते हो कि जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबको उस पाठ्यक्रम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आपने देखा है किसी भी पाठ्यक्रम को उठाकर देखिए, उस पाठ्यक्रम पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखे